नमस्कार आप सभी को। टारगेट सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। तो हमने जैसा पहला सेट जो अपलोड किया था द डबल स्टार टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, तो अब हम लोग दूसरे जो सेट है उसके 100 प्रश्नों को देखेंगे हल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो देखिए सेट नंबर 2 है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो प्रोवाइड किया गया है रोशन सर द्वारा। इसमें का पहला प्रश्न जो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था। तो सोवियत संघ जो है मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था, तो 1941 में जो है शामिल हुआ था। देखिए मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र दो टाइप के जब राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र में बटा हुआ था। तो मित्र राष्ट्र का गठन जो बनाया जो गया था उसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है इसका निर्माण किया था, मतलब कि मित्र राष्ट्र का। जबकि ध्रुव राष्ट्र जो है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज है उनमें से है कि जर्मनी, इटली, जापान ने जो किया था। बाद में इसमें हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया एवं स्लोवाकिया भी जुड़ गया था। इसका मतलब मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, तो ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, उसके बाद अमेरिका और यूएसएसआर, ठीक है। तो ये हो गए मित्र राष्ट्र में। ध्रुव राष्ट्र में जो जर्मनी के साथ में थे वो ध्रुव राष्ट्र में आए, और जो ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन में थे वो मित्र राष्ट्र में आए। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो एडोल्फ हिटलर का जो जन्म है 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। और पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था। देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि 20 अप्रैल, इसका आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 1889। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इसका जो जन्म हुआ था अब ये ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया जो है देश, उसके ब्रोना नामक शहर में, ऑस्ट्रिया के ब्रोना, याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोना नामक शहर में हुआ था ऑस्ट्रिया देश के 1889 में 20 अप्रैल। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है। तो जैन साहित्य के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए परिशिष्ट पर्वन जो है जैन साहित्य है, उसके बाद कल्पसूत्र भी है, उसका भगवती सूत्र भी है। दिव्य अवदान जो है ये जैन साहित्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा नवपाषाण कालीन जो है स्थल है। तो नवपाषाण कालीन जो स्थल है, देखिए नवपाषाण कालीन, तो मेहरगढ़ तो नवपाषाण कालीन ही है, और चिरांद भी है, बेलन घाटी भी है, और कोल्डिहवा भी है। इसका मतलब जो सभी है ये नवपाषाण कालीन ही स्थल है, ठीक है। अब इसमें आएगा कि कौन कहाँ कहाँ है। तो देखिए बेलन घाटी जो है ये यूपी में है, ठीक है। उसके बाद ये जो उसके बाद जो है सोन घाटी, और इसमें जो आता है चिरांद जो है ये बिहार में है, बिहार में। और कोल्डिहवा जो है ये प्रयागराज यूपी में ये भी है, ठीक है। उसके बाद जो है मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ जो राजस्थान में पड़ता है। अगला जो देखते हैं, अगला 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 5 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मिलान में देखते हैं कि निरुक्त, निरुक्त किसी से अर्थनिहित प्रयोजन से इसको मिलाना है। तो इसका जो हो जाएगा भाषा विज्ञान निरुक्त। उसके बाद जो है ज्योतिष जो हो गया ये भाग्यफल, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। शिक्षा जो हो गया उच्चारण विधि, यानी कि उच्चारण विधि से संबंधित है। शिक्षा हो जाएगा तब उच्चारण करने का विधि पता चल जाएगा। उसके बाद जो कल्प जो हो गया कर्म कांड से संबंधित है। तो इसका मतलब हो गया क्या, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे, तो देखिए नियारकस तो था, सिकंदर के साथ ही आया था। उसके बाद ऑर्नसिक्रटस जो था साथ में आया था। डाइमेकस जो है साथ में नहीं आया था, ठीक है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो कौन सा कूट सही है, यानी कि 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का कालानुक्रम को जो है आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, कौन सा कब आया था। तो देखिए फाहियान जो है ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि लगभग 400 ईस्वी के बाद आया था फाहियान। उसके बाद जो है ह्वेनसांग जो आया था 7वीं, यानी ये आया था 5वीं में, ह्वेनसांग आया था 7वीं में।
और उसके बाद ईत्सिंग जो है, ईत्सिंग 7वीं सदी के अंत में आया था, यानी लगभग 8वीं सदी से पूर्व, माने 8वीं इसको मान लीजिए। और सुंगयुंग जो था, सुंगयुंग, ये लगभग 6ठी शताब्दी में आया था, 6ठी शताब्दी में। तो अब इसको सबको सम्मिलित करेंगे तो बढ़ते क्रम में 5, 6, 7, 8, यानी कि ये तो हो ही जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। सबसे पहले फैयान आया है, तब उसके बाद सुंगयुंग आया है, फिर हेंसान आया है, तब लास्ट में ईत्सिंग आया है। ठीक है। अब सबको पूछेगा फाइयान FC2 यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद जो सुंगयुंग है, सुंगविंग, ये 515 से 520 में चीनी यात्री है, आया था। उसके बाद ईत्सिंग जो आया था, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भारत का वर्णन किया है ईत्सिंग ने। उसके बाद वेनसांग जो आया है, इसका जो एक रचना है CU की, याद रखना है CU की, इसमें जो भारत का वर्णन किया है। तो अगला देखते हैं 8 नंबर प्रश्न कि पुस्तक तहकीके हिंद के लेखक कौन है। तहकीके हिंद के लेखक अल बरूनी है। ध्यान में रखना है कि तहकीके हिंद के जो लेखक है वो अल बरूनी है। इसके और जो इसने जो लिखा था, किताबुल हिंद भी जो लिखा था, ये बहुत बढ़िया, मतलब स्रोत के रूप में मतलब प्राप्त होता है। दिल्ली जो सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक, देखिए संस्थापक इसमें दो प्रकार का आता है। वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को माना जाता है, जबकि ये पहला रूलर है फिर भी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों को उसके सिद्धांतों के अनुसार जो है सही सही सुमेलित करना है। तो देखिए भक्ति आंदोलन के, तो इस प्रश्न का देखते हैं कि देखिए शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से संबंधित है, और उसके बाद जो है कि रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद के। ठीक है, उसके बाद गुरु नानक जो है, जो गुरु नानक है वो जो एकेश्वरवाद से संबंधित है, जबकि माधवाचार्य जो है ये द्वैतवाद के संबंधित है। द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सब जो होता है, विशिष्ट अद्वैताद्वैतवाद होता है, यानी कि आत्मा और शरीर, मतलब ब्रह्म और आत्मा एक ही है कि नहीं है, इस बात पे जो है इसका होता है। ठीक है, यदि आत्मा, केवल आत्मा और ब्रह्म दोनों को एक मानने वाले एकेश्वर हो गए, दोनों को अलग अलग मानने वाले द्वैतवाद हो गए। अद्वैतवाद मतलब एकेश्वर ही हुआ, शंकराचार्य। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, इसका आंसर मिला देते हैं। देखिए ए का हो जाएगा 4, ए का 4 केवल एक ही में ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जाति भाषा धर्म आधारित एकता, ये भी था। उसके बाद राजनीतिक जागृति, ये भी था। उसके बाद भौगोलिक सुरक्षा करना भी एक बहुत बड़ा था, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उसके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो इक्ता जो है मुक्ति, ये सही है। सिख का जो सिकदार, और ग्राम का प्रमुख मुकद्दम, ये भी सही है। परगना का चौधरी, ये जो है यही जो है गलत है। परगना का चौधरी नहीं होता है, परगना का प्रमुख को आमिल कहा जाता है, आमिल, आमिल, आमिल। ठीक। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि इसको भी मिलान ही करना है। स्वतंत्र राज्य एवं संस्थापक, बंगाल के स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मुर्शिद कुली खां को, यानी कि 3 नंबर मुर्शिद कुली खां। उसके बाद अवध को जो बनाया था तो सदावत खान, सदावत खां जो है अवध को। और हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था निजामुल मुल्क, यानी चिंकलिज खां, जिसे निजामुल मुल्क को भी चिंकलिज खां कहा जाता है। उसके बाद जो केरल जो है, केरल के लिए मार्तंड वर्मा जो है संस्थापक थे। तो पहला का हो गया 4, ए का 4 एक ही में है, तो ए हो गया आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी को अलंकार को देखकर खुश होना। ये किसका मतलब कथन है। तो देखिए ये जो है बाल गंगाधर तिलक का कथन है, रेलवे नेटवर्क के बारे में उन्होंने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 में विद्रोह के समय निम्नलिखित में से
किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया था? इसका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्णा का अवतार तथा एक और पैगंबर जो घोषित किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद ने क्या कहा था? स्वयं को कृष्णा का अवतार तथा एक और पैगंबर के रूप में परिभाषित किया था खुद को। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का जो नाम क्या था? तो रानी झांसी रेजिमेंट। तो रानी झांसी रेजिमेंट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे क्रिप्स मिशन के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद जो थे, ये क्रिप्स मिशन के साथ जो वार्ताकार थे, जिसे कांग्रेस ने जो है नॉमिनेट किया था। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कहने को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था किसने कहा था? तो देखिए, इसको जो है लॉर्ड डफरिन जो है, डफरिन ने क्या कहा था? ये उसी टाइम था जब कांग्रेस बन रहा था, तभी ये राजद्रोहियों का जो है संस्था कह के पुकारा था, राजद्रोहियों की संस्था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कहाँ है? ये यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है सभापति होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो अनुसूची जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, जो पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों एवं स्थानों वस्तु का संरक्षण के लिए उल्लेख करती है? तो 49 जो है, आर्टिकल 49 ये संरक्षण करता है। ठीक है, डीपीएसपी। तो 49 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व को, तो 49 आर्टिकल 49। ठीक है, अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किसके परामर्श के बाद जारी करता है? स्थानांतरण का जो है किसके परामर्श के बाद करता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श के बाद करते हैं, ऑप्शन डी। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी कि गलत सुमेलित है? तो देखिए, जो 79 है लोकसभा का गठन है, सही है। 93 है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है, 93 ये भी सही है। 98 जो है 98 जो है 98 संसद का जो है सचिवालय होगा, ये भी संबंधित है। लेकिन 99 जो है ये गलत है। 99 का संबंध जो है वेतन भत्ते से है, बोलो संसद के सदस्यों के शपथ ग्रहण से है, शपथ ग्रहण से है, वेतन भत्ता नहीं है, शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण से है 99। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन के संबंधित उपबंधों की व्याख्या निम्नलिखित में से किस भाग में की गई है? उपबंधों की संख्या किस भाग में की गई है? तो भाग 15 में जो है निर्वाचन से संबंधित है। 324 से 329 ए तक है, 329 ए, 324 से 329 ए तक 15 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इसको 44वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, क्योंकि 42वें के जो है उसको टर्मिनेट करने के लिए इसे जोड़ा गया था, क्योंकि 42वें के बाद जो है सब थी इमरजेंसी लगा दिया गया था। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि भारत के महान्यवादी जो है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो देखते हैं कि कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, बात सही है, ये प्रसाद पर यंत्र रहते हैं। उसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत का प्रतिनिधि करता है, ये भी सही बात है।
उसके बाद देखिए दोनों सदनों से संयुक्त मताधिकार का अधिकार, देखिए बैठक में भाग तो ले सकते हैं लेकिन मताधिकार का अधिकार इनको नहीं दिया गया है, यानी यही गलत है। आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, बात सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो किस प्रकार की ज़्यादा विविधता मिलेगी? तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वनों में जो है ये सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाएगी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो इक्वेटर के आसपास 30 से 30 डिग्री के बीच में पाई जाती है, वहाँ पे ज़्यादा जो है कि वैरायटीज जो मिलती है। भारत, अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न की, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो है गोंड का सबसे ज़्यादा निवास पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये भी गलत को देखना है। तो देखिए श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा के किनारे है, उसके बाद लुधियाना जो है सतलुज नदी के किनारे है, जबकि बरेली जो दिया गया है ये गलत है, ये सरयू नदी के नहीं किनारे है, ये रामगंगा नदी के किनारे है। रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नदी के किनारे है बरेली। तो आंसर हो जाएगा सी, सी जो है सत्य है, सरयू दिया गया है जबकि होना चाहिए रामगंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? तो शीत ऋतु में जो उत्तर पश्चिम के भाग में, उत्तर पश्चिम का मतलब कि क्या हो गया, ऊपर यहाँ पे, यानी राजस्थान ऊपर के साइड में जितना है पंजाब राजस्थान, तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है वर्षा होना होता है। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर का जो है कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर को जो है, जिब्राल्टर की संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल स्लाडो किस पर्वतमाला पर है? तो ये जो है एंडीज पर्वतमाला पर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य एवं खनिज उत्पादक देशों के मतलब कौन कौन खनिज उत्पादक करते हैं? तो देखिए उड़ीसा जो है इसका उत्पादक क्षेत्र है कोरापुट, उसके बाद कर्नाटक जो है इसका बेल्लारी है खनिज उत्पादक क्षेत्र, और गुजरात जो है, गुजरात का कच्छ की खाड़ी है, और आंध्र प्रदेश का अनंतपुर है। यानी कि 2 1 4 3 यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न, पहला है ला लीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है, एल अल नीना जो है भारतीय मानसून के प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न जो करती है। इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए केवल जो है ला लीना है भारतीय मानसून को कम बनाती है, ये बात सही है, लेकिन सूखे का जो दूसरा है एल नीनो का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ता है, तो यानी ये जो है गलत है। मतलब कि ये जो है सही है, ये जो है गलत है। हम लोग को क्या है, सही नहीं चुनना है, यानी कि केवल ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो आरबीआई के कार्य से संबंधित नहीं है। राजकोषीय नीति का संचालन, देखिए मौद्रिक नीति का संचालन करना ये तो सही है, विदेशी मुद्रा का संरक्षक के रूप में, यानी कि कितना मतलब कि विनिमय दर कितना होगा ये सब निर्धारण आरबीआई ही करती है। मुद्रा का निर्गमन ये भी करना जो है आरबीआई ही प्रिंटेड करवाती है। उसके बाद राजकोषीय नीति का संचालन नहीं, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, यानी कि डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला देखिए देश के देशों के बीच तेजी से एकीकरण किस रूप में जाना जाता है? एकीकरण जो किस रूप में जाना जाएगा, एकीकरण का जो मतलब है वो वैश्वीकरण को जाना जाएगा। वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व को जो है एक तरह मतलब कि करना, और उसको कहा जाता है वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को जो है स्थापित करता है? तो विपरीत संबंध देखना है तो ये जो होता है, देखिए ये फिलिप्स वक्र में जो होता है, ठीक है, फिलिप्स वक्र वक्र में होता है, जबकि लॉरेंज वक्र जो होता है ये आय की विषमता के बारे में दर्शाता है। और उसके बाद जो है गिनी गुणांक जो है संपत्ति के असमानता कितना है उसके जो रेशियो के रूप में दर्शाता है। ठीक है, ये आय विषमता, ये संपत्ति का मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। लॉफर वक्र जो है
निश्चित समय से बढ़ाई तो कर में कमी आने लगती है, यानी कि राजस्व कर से संबंधित है। कर कितना होना चाहिए, यानी कि कर ज़्यादा बढ़ाइएगा तो अर्थव्यवस्था थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित मतलब सीमा के बाद वो घटने लगेगा। तो इसी को बताता है लॉफर वक्र। उसके बाद देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान में रखना है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। अगला जो प्रश्न है कि देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित को विभिन्न मदों के से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा जो है उधार एवं अन्य देयता के रूप में जो है कि भारत सरकार को देना पड़ता है, और दूसरा जो है आयकर के रूप में, और तीसरा जो है जीएसटी के रूप में, चौथा निगम कर के रूप में। यानी घटते क्रम में सबसे ज़्यादा देयता होता है इसमें, फिर उसके बाद आयकर से, उसके बाद जीएसटी से, निगम कर से, ठीक है, प्राप्त होता है। 41 नंबर का प्रश्न हो गया ए। 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, तो 21 आदमी, तो देखिए 30 आदमी यदि 7 दिन में काट रहा है तो एक आदमी कितने दिन में काटेगा, 30 × 7, एक आदमी बराबर 30 × 7, तो 30 × 7 हो गया। उसके बाद 21 आदमी कितने दिन में काटेगा, तो 21 आदमी 7 × 21, 21 कट गया, यानी कि 10 मरतबे, यानी 10 दिन में काट देगा, आंसर हो जाएगा 10। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि एक घनाभ का आयतन दिया गया है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बीमाएँ 15, 22 और 5 हो। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 15 × 22 × 5, तो 22×5 = 110, ठीक है, 22×5 = 110। तो देखिए 110 × 15 तो कितना हो जाएगा, ये 1650, 1650, यानी कि ये हो जाएगा आंसर सी नंबर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 9 और 16 तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अंतर ज्ञात करें। मध्य अनुपात का जो अंतर हम लोग को ज्ञात करना है, तो देखिए मध्य अनुपात होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, देखिए √9 × 16, 9 × 16, तो ये हो जाएगा 3, इससे निकल जाएगा 4, तो 3 × 4 यानी कि 12, पहले का 12 हो गया, दूसरका का हो जाएगा, दूसरका का मध्य अनुपात निकालेंगे तो 4 × 9, 9, तो ये 4 × 9 निकाल दिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 निकल जाएगा बाहर, तो 2 × 3 = 6, यानी कि 6 अंतर हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 6 का अंतर हो जाएगा। प्रश्न 44 का ए हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या जो है 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः इतना और इतना है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि की गणना करना है। तो चलिए देखते हैं कि वृद्धि दर कितना हो जाएगा। देखिए 4% का जन्म दर है, 2.5% का मृत्यु दर है, यानी कि 2% का जो है वृद्धि हो रहा है एक साल में, एक साल में, क्योंकि देखिए जो मृत्यु होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो जन्म लेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह जो है दिखाना है कितना बढ़ रहा है, 2% के हिसाब से 2 बार बढ़ेगा। तो शहर की जनसंख्या कितना है, 225,000 गुणे 102, एक बार में बढ़ गया 102/100, फिर पहला साल ये बढ़ गया, दूसरा का साल फिर बढ़ा देते हैं 102/100। तो इस तरह से देखिए, तो ये 100 से जो 3 जीरो है, तो 3 जीरो इसमें से घटा दीजिए तो नीचे 10 बच जाएगा। अब देखिए 51 दूनी 102, 51 दूनी 102, यानी कि 4 कट गया 2, तो ये 5 हो गया, सॉरी, तो ये 102 हो गया। तो टोटल काट छाट के कितना हो जाएगा, 225 कट जाएगा, 5 का 20, 5 25, यानी 45 गुणे 51 गुणे 102, तो टोटल हो जाएगा कितना, वृद्धि का हम लोग को गणना करना है। तो इसको सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। देखिए 2% का वृद्धि हो रहा है, तो 2 दूनी 4% का ऐसे हो गया, 2 × 2 × 10, मैंने गुणे 2 बटा में 100 हो जाएगा, तो यानी कि 4 पॉइंट हो जाएगा ना। तो 4 पॉइंट 2 दूनी का 4, यानी 0.4, तो बस इसका निकाल देना है 225 का, तो डबल में गुणा हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 9090, सीधे आंसर डायरेक्ट सक्सेसिव से, सक्सेसिव परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी गुणा करके निकाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, इसमें कुछ माइनस नहीं करना है,
बस 2-2% का निकाल देना है सक्सेसिव में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जैसा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि, रुक जाए एक बार, इसको जो है बढ़ा लिया जाए, इसको हटा दिया जाए। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में जो है एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो इस तरह जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए लड़के ने कहा जो है एक वचन है, जबकि लड़के बोले यानी कि बहुत लड़कों को बोला गया है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए ऊहापोह का जो पर्यायवाची शब्द है, ऊहापोह का मतलब होता है मन में ऊहापोह उठ रहा है, इसका मतलब असमंजस में है आप। तो असमंजस जो हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फ्रेज इन अंडरलाइन इन द, हाँ चलिए ठीक है। गेट ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल। तो गेट वन हार्ड इज, तो जो इसका आंसर हो जाएगा टू बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सी हो जाएगा, टू बी वेरी डिफिकल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका पूरा का जो हार्ड विद वन ऑल का मतलब होता है, देखिए हार्ड का मतलब आ गया तो डिफिकल्ट ही होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं 49 कि डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाउ, नाउ आई एम गोइंग टू, यानी अभी मैं जा रहा हूँ अपने मतलब डॉग के साथ घूमने, मतलब डॉग मतलब कुत्ते के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति मेरी बहन मेरी चाची है, सॉरी। तो देखिए बहुत सिंपल से बन जाएगा, आपकी माँ के पति, यानी कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, ठीक है, महिला से कहा कि आपकी माँ, यानी उनकी माँ के पति मेरी बहन के, यानी कि ये जो कह रहा है आदमी, इसके बहन की बहन की बहन, मेरे पति की बहन, सॉरी, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, आपके माँ के पति की बहन तो मेरी चाची है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यानी इनकी चाची हो जाएगा, पति का बहन जो है इनकी चाची हो जाएगा। तो यानी ये जो हो जाएगा क्या, इसके जो हस्बैंड हो जाएंगे इसके चाचा हो जाएंगे। तो महिला से ये व्यक्ति किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा, ये ममेरी बहन यानी मामा हो जाएंगे ये, तो ममेरी बहन जो हो जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला और वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, 40 मीटर चला। और प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर है, तो 20 मीटर दूर है। तो कहाँ है, तो यहाँ है पश्चिम की तरफ 20 मीटर, पश्चिम 20 मीटर, 51A। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं कि बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है, उसी तरह सीट जो है रिक्त से संबंधित होगा। सीट क्या होता है, रिक्त होता है। बर्तन यदि खाली रहेगा, बर्तन में कुछ नहीं रहेगा, तो सीट उसी तरह रिक्त रहेगा, कोई नहीं पैसेंजर नहीं है सीट पर। और क्या, फूलदेई जो है किस राज्य का प्रमुख उत्सव एवं त्यौहार है। तो देखिए फूलदेई जो है उत्तराखंड का प्रमुख उत्सव एवं त्यौहार है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए किश्तवाड़ जो है जम्मू कश्मीर के राज्य में मतलब कि स्थापित है। ये 7 निश्चय टू निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखेंगे ध्यान से एक बार कि 7 निश्चय में कौन सा नहीं है। तो आरक्षित रोजगार में महिलाओं का अधिकार जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, बी नंबर जो है शामिल नहीं है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ठीक है, युवा शक्ति है, हर खेत पानी है, सुलभ संपर्कता है, स्वच्छ गांव एवं समृद्ध गांव है। ठीक है, और उसके आपके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो है, तो याद रखना है। अगला देखते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1960 को हुआ था, बात सही है। इस घटना को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, ये भी सही है। खुदीराम बोस मुकदमे वकालत कालिदास वसु कर रहे थे, सही है। शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा दी गई थी, ये गलत है। ठीक है, ये जो है गलत है।
तो यही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि चंपारण अग्रेरियन 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 समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा FG सलाई। FG सलाई है, ये चंपारण एग्रियन समिति का जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, ये समिति किस लिए गठित की गई थी, तो 1917 के जो चंपारण आंदोलन था उसके बाद जो है किसानों के दशा मतलब कि सुधार के लिए जो समिति बनाई गई थी जांच के लिए, उसी का ये अध्यक्ष थे FG सलाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो देखिए किलोवाट ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। ऊर्जा किलोवाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। किलोवाट घंटा जो हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, जूल भी हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए किलोवाट। केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। केतली में जो पानी गर्म होना है ये उदाहरण है। तो देखिए चालन का तो नहीं है, चालन से तो मतलब कि क्या बोलते हैं, ठोस को जो है गर्म किया जाता है कि इधर गर्म कीजिएगा चालक 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 तो उस साइड से हो जाएगा। जैसे रोड को यहाँ पे गर्म कीजिएगा तो यहाँ पे गर्म हो जाएगा। तो चालन के कारण होता है संवहन जो होगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वेव उठता है पानी में, अगर नीचे से गर्म कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा फटाक से, ऊपर नीचे करते रहेगा। विकिरण से क्या गर्म होता है, सूर्य का प्रकाश जो विकिरण है। कंडेंसेशन जो होता है यानी कि मान लीजिए कोई गैस है, उसको जो गैस से जो उसका पड़ता है ठोस बनता है, जिससे मान लीजिए कि भाप है, भाप को अगर किसी ठंडे से ठंडा कीजिएगा तो कंडेंसेट होकर पानी बन जाएगा। उसके अगला प्रश्न है 60 नंबर की ओडोमीटर उपकरण है। तो ओडोमीटर किस लिए उपकरण है, तो ओडोमीटर जो है दूरी के लिए उपकरण है। ठीक है, उसके बाद एक कुली। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कुली 13 kg सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। एक ऊपर के जो उठाकर क्या करता है, सर पे रखता है। तो अब बताना है कि उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो उठाकर 13 kg है, तो देखिए W बराबर होता है mgh फार्मूला होता है। ठीक है, mgh। तो देखिए मास कितना हो गया 13 किलो, और उसके बाद देखिए 10 लेना है g बराबर, और h बराबर 1.5 मीटर। तो 1.5 15 हो गया, 15 गुणे 13 कितना हो जाएगा 195। तो 195 कौन सा है, अब आंसर हो जाएगा प्रश्न मतलब कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो इसके बारे में बताना है। तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। और उसके बाद अगला ऑप्शन है कि उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा। जड़त्व में परिवर्तन तो नहीं, गलत है। उसका त्वरण अलग अलग होगा, त्वरण भी अलग अलग नहीं होगा। वो उनके समान परिणाम बल की अनुभूति होगी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट है ये नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा यह सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है इसका डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। फोटोस्टेट की मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करती है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि चित्र निर्माण पर काम करती है, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है कि अल्फा कण क्या है, यह द्विआवेशित हीलियम आयन है। अल्फा कण जो क्या है, द्विआवेशित हीलियम आयन। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नाभिक पर प्रभाव पड़ेगा कि यह अस्थायी होता है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। चांदी किस में नहीं है, तो चांदी जो है जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में जिंक, कॉपर और निकेल मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसमें चांदी नहीं होता है। उसके बाद सफ़ेद फास्फोरस का आकार क्या होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार बताना है, यह चतुष्फलकीय होता है, 4 फलक वाला होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि C3H8 किस समजातीय श्रृंखला का संबंधित है। तो देखिए 38, तो एक फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2, यानी अल्केन से संबंधित हो जाएगा। तो उसके बाद जो हो जाएगा एल्केन से। अगला प्रश्न देखते हैं कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह की कोटिंग बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है। तो टेफ्लॉन जो है इस्तेमाल किया जाता है।
ये तो बहुत मतलब कि फेमस प्रश्न है। निम्न में कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? परजीवी पोषण जो युक्ति दर्शाता है, परजीवी। तो परजीवी देखिए, पेड़ पे ये सब अमर बेल लटका रहता है तो परजीवी है, उससे अपना भोजन चलाता है। उसके बाद जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली की गति कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की जो है गति क्या कहलाती है? परासरण जो कहलाती है। एक अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है, देखिए उसमें विलायक अणुओं को जाने देगा और विलयन के अणुओं को जाने नहीं देगा। तो इस तरह होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए प्रोटीन का पाचन का शुरू कहाँ से होता है? प्रोटीन कहाँ से पाचन शुरू होता है? तो देखिए अमाशय से जो है प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। हम्म अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ से जनित कौन सा रोग है? तो देखिए काला जर जो है ये प्रोटोजोआ से जनित रोग है, ठीक है। और जबकि हैजा जो है ये जीवाणु से जनित रोग है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से जनित है। और टाइफाइड जो है टाइफी वायरस, ये भी वायरस से ही जनित है, ठीक है। अगला देखते हैं काला अजर जो, देखिए ये भी मक्खी के द्वारा काला अजर जो फैलाया जाता है, ठीक है। नहीं, हाँ, लिस्मेनिया डोनाविना कालाजार जो है उसका प्रोटोजोआ का नाम है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाता है? तो विकसित होती है वो प्रजाति उद्भव कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वो क्या? तो देखिए दुर्लभ खनिजों में मुद्रा का अवशोषण करते हैं, गलत बात है। उसके बाद वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, सही बात है। अगला देखते हैं कोको वृद्धि से रोकते हैं, गलत बात है। और उसके बाद नाइट्रोजन मुक्त करते हैं, भी गलत बात है। स्थिरीकरण करते हैं एथी में, ज़मीन में, ताकि उससे जो है क्या करते हैं, बहुत पौधे जो है लेते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड जो है गला या गर्दन में थायराइड ग्रंथि होती है, क्योंकि जब बढ़ जाता है तो गला में यहाँ पे दिखने लगता है थायराइड ग्रंथि। अगला जो प्रश्न है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी की इकाई है? तो अनुवांशिकी की इकाई जो है वो देखते हैं तो जीन जो है अनुवांशिकी की सबसे न्यूनतम मतलब छोटी इकाई है। अगला जो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में न्यूट्रोफिल होती है, सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रोफिल पाया जाता है उसमें। अब देखिए आगे देखते हैं कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि हाल ही में स्वावलंबी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो स्वावलंबी योजना का जो शुरुआत जो है नीति आयोग के सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी कौशल विकास जो है उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला जो देखते हैं 82 नंबर जो प्रश्न है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम जो है क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता 2025 की थीम जो थी वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, याद रखना है वित्तीय साक्षरता महिलाओं की जो है समृद्धि है, ठीक है। इसका आयोजन 24 फरवरी से 28 फरवरी तक किया गया था, वित्तीय थी साक्षरता जो है कि सप्ताह का, ठीक है। अगला देखते हैं कि एम्स दिल्ली में शुरू किया गया हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए सृजनम जो है स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार तंत्र का संबंधित है, इसी से सृजनम, ठीक है। इसको 18 फरवरी 2025 को जो है एम्स में शुरू किया गया था सृजनम नाम से, जो स्वचालित है, जो जैव चिकित्सा के जितने अपशिष्ट हैं उसको ये किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब जो है ये किन्होंने जीता था? तो देखिए महिला ओपन का खिताब जो जीता था मेडिसिन कीज ने जीता था, ठीक है। अगला देखते हैं इसका उप विजेता कौन थी? तो आर्याना सोबेलेंका, यानी कि हाई जो ये जो थी ये रनर अप में रही थी, रनर अप में। अगला देखते हैं कि बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, निम्न में से उसका नाम क्या है? देखिए 85 का नाम क्या है? हिंद सेना जो है उसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों का मानदेय 1650 रुपये प्रति माह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इनको 3300 रुपये कर दिया गया है, 3300 रुपये प्रति माह, ठीक है। उसके बाद 87 नंबर प्रश्न देखते हैं
कि हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो भारत ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीत लिया है। अब उप विजेता कौन रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रनर अप रहा था। अगला देखते हैं कि 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया था? तो ई विधान एप्लीकेशन जो है उत्तराखंड विधानसभा से अपनाया गया है विधानसभा में। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर नया नाम जो क्या रखा गया है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको जो रखा गया है विजय दुर्ग के नाम से रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो देखिए, इसका आंसर जो है रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है मतलब आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जो किया था ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। इसका थीम तो क्या था? तो थीम था अधिक समावेशी सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण का सहयोग को मजबूत करना। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित द न्यू आइकॉन सावरकर एट द फैक्ट के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है अरुण शौरी जो है इनके लेखक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि हाल ही में प्रस्तुत पुस्तक हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक जो है आयकर विधेयक 92 हो गया ना। तो आयकर विधेयक 2025 में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो किस अधिनियम को यह प्रतिस्थापित करेगा? तो आयकर एक्ट जो है 1961 को जो है ये प्रतिस्थापित करेगा। अगला देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों को पारंपरिक डोकरा कलाकृति जो भेंट की है। ठीक है, डोकरा कलाकृति जो भेंट की है, तो यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। डोकरा कलाकृति और आ सकता है किससे? छत्तीसगढ़ से। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नौवां सदस्य देश कौन बना है? तो नौवां सदस्य देश जो बना है बांग्लादेश जो है नवा सदस्य बन गया है एनडीबी का हाल ही में। अगला प्रश्न देखते हैं 95। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में जो है इन्होंने उद्घाटन किया है अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान। अगला देखते हैं, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो बन गया है असम जो है, इसने अपना पहला जो है उपग्रह लॉन्च किया है स्वयं का। उसके बाद 97 देखते हैं कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में जो है इसका नाम देख लीजिए एक बार, इम्पोर्टेंट है आसाम सेट उसके बाद SAM उसके बाद SAT आसाम सेट जो है इसको जो है 25-26 में इसको लाया गया था बजट में। चलिए अगला देख लेते हैं, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ओवरऑल चैंपियन जो है बना है भारतीय सेना जो है इसको जीत लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय सेना का कुल कितने पदक मिले हैं? तो देखिए 7 स्वर्ण पदक मिला है, उसके बाद 5 रजत पदक, उसके बाद 6 कांस्य पदक, यानी 6 5 11 7 18 टोटल मिला है पदक। और ये टॉप पे था। और दूसरे पर है हिमाचल प्रदेश सेकंड पर, और उसके बाद थर्ड पे है लद्दाख। ठीक है, अगला देखते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में एस्टैब्लिश की गई है। कहाँ में? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। अगला देखते हैं कि एक बार ये भी देख लीजिए कि 125 फीट ऊंचा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? तो नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल जो पटेल हैं ये नए वास्तुकार हैं, मतलब नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा अफैंटासिया पर शोध किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो विश्वविद्यालय जो है फंटासिया पे शोध किया गया है। तो देखिए ये क्या है फंटासिया, तो इसमें देखिए इसको बोला जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति जो दिमाग में अपनी छवि कल्पना नहीं कर सकते, यानी कोई भी चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर सकता है। जैसे आपको कोई बात बताया जाता है कि देखिए ये गोल है तो आपको गोल दिखने लगता है, तो वैसे ही है। तो उसी पर शोध के लिए ग्लासगो विश्वविद्यालय का मतलब किया गया है। चलिए ठीक है, इतना अगर आप सेशन देख चुके हैं तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे जो कंटेंट है आएंगे। तो एक बार रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले फिर सेशन में। धन्यवाद।